हाँ जी बच्चों, वेलकम। भाई वेव ऑप्टिक्स तुम लोग पढ़ रहे हो और वेव ऑप्टिक्स में आज जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इंटरफेरेंस। चैप्टर का नाम है इंटरफेरेंस और ये उसका पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले तो हम आपको इंटरफेरेंस ही बताना चाहते हैं कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। जब एक मीडियम से दो वेव्स चलें, बोलो क्या बोला, एक ही मीडियम से दो वेव्स चलें। मान लो ये दो वेव चल रही हैं, ये पहली वेव है और ये दूसरी वेव है। किसी एक मीडियम से दो वेव चलें, ठीक है, ये दो वेव चल रही हैं, तो इनके सुपरपोजिशन से, सुपरपोजिशन समझते हो, इन दोनों के मिल जाने से, मिल जाने को ही कहते हैं इनके सुपरपोजिशन से। क्या होता है भाई, इनके सुपरपोजिशन से मीडियम में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान नहीं होता है। फिर कैसे होता है, कुछ पॉइंट्स पर एनर्जी जरूरत से ज़्यादा हो जाती है और कुछ पॉइंट्स पर एनर्जी काफ़ी कम रह जाती है। कुछ पॉइंट्स पर एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ पॉइंट्स पर एनर्जी कम रह जाती है, कुछ पॉइंट्स पर एनर्जी बढ़ती चली जाती है, यहाँ मैक्सिमम हो गई, फिर घटते हुए यहाँ मिनिमम हो गई। इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। अब जहां एनर्जी बढ़ जाती है वहां चमक सबसे ज्यादा होगी, तो इनको हम कहते हैं फिजिक्स में, ये हैं ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज माने पट्टी, हिंदी में कहते हैं पट्टी। पट्टी समझते हो ना, स्ट्रिप है ना, ब्राइट फ्रिंज। और जहां पर एनर्जी सबसे कम हो गई जैसे यहां पर, तो ये फिजिक्स में कहलाती है डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज, तो ये है डार्क फ्रिंज। सॉरी ये नहीं, बल्कि थोड़ा सा गलत कह गया हूं, ये है डार्क फ्रिंज। ये नहीं बेटा, ये तो ब्राइट ही है ना, ये ब्राइट है, तो ये ब्राइट है, बी लिख दे रहा हूं यहां। ये है डार्क फ्रिंज जहां एनर्जी सबसे कम हो गई, ये है डार्क फ्रिंज, ये है डार्क फ्रिंज, और ये है ब्राइट, ये ब्राइट। अब जहां ब्राइट फ्रिंज बनती है ना, कहते हैं वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। कौन सी फ्रिंज बनती है, ब्राइट। और जहां पर डार्क फ्रिंज बनती है, इसका मतलब वहां एनर्जी का विनाश हुआ है, तो वहां कहते हैं डेस्ट्रक्टिव। डेस्ट्रॉय से वर्ड बनाया गया है, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। इस तरह से बेटे, इस तरह से बच्चों, अब हम ना इंटरफेरेंस की डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बताओ क्या डेफिनेशन बनेगी, सोचो। तो देखो डेफिनेशन एक बार मैं लिख रहा हूं। व्हेन टू वेव्स प्रोपागेट्स थ्रू ए मीडियम, बोलो क्या होता है, व्हेन टू वेव्स प्रोपागेट्स थ्रू अ मीडियम, then due to their superposition, a non-uniform distribution of energy takes place in the medium. A non-uniform distribution of energy takes place in the medium. Due to this, at certain points, energy becomes maximum या इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। दोज पॉइंट्स आर रेफर्ड एज, या दोज फ्रिंजेस आर रेफर्ड एज ब्राइट फ्रिंजेस, एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस देयर, एंड एट सर्टेन पॉइंट्स द एनर्जी बिकम्स मिनिमम या इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम। दोज फ्रिंजेस आर कॉल्ड डार्क फ्रिंजेस एंड डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस देयर। तो ये है इंटरफेरेंस की पूरी डेफिनेशन। अब देखो एक बार आपके साथ लिख लेते हैं। अब जरा बोलो क्या था, बोलो। व्हेन, बोलो आगे, व्हेन टू वेव्स
बोलो प्रोपागेट्स, या ट्रेवल भी लिख सकते हो। व्हेन टू वेव्स प्रोपागेट्स थ्रू अ मीडियम, आगे बताओ, देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन, क्या होता है बताओ? ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन of energy takes place in the medium, फिर क्या होता है बताओ? एट सर्टेन पॉइंट्स, या एट सर्टेन पॉइंट्स the energy becomes maximum, those are referred as bright fringes, और वहां पर कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है बताओ? ब्राइट फ्रिंजेस में कौन सा इंटरफेरेंस है? और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस देयर, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस देयर। अब आगे बताओ, एंड एट सर्टेन पॉइंट्स, बोलो क्या होता है? एनर्जी बिकम्स मिनिमम, तो एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम। एनर्जी बिकम्स मिनिमम। दोज आर, पेज बदल रहा हूं बच्चों, दोज आर रेफर्ड एज, बोलो उनको क्या कहोगे? दोज आर रेफर्ड एज, बोलो कौन सी फ्रिंजेस? दोज आर, दोज तक लिख दिया था ना, तो दोज आर रेफर्ड एज डार्क फ्रिंजेस और destructive interference takes place there। पहले ये बताओ भाई, सारी बात क्लियर हो गई है? याद कर पाओगे? आसान सा है। तो ये है बेटा इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, यानी कि अगर एक शब्द में कहें तो एनर्जी का मीडियम में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कहीं पर एनर्जी ज्यादा होना, कहीं पर कम होना, कहीं पर ब्राइट होना, कहीं पर डार्क होना, इस तरह का घटना को ही इंटरफेरेंस कहते हैं। इसके लिए दो वेव्स की जरूरत है जो एक मीडियम में चलें और एक ही दिशा में चलें। ध्यान रखिएगा, दो वेव अगर एक मीडियम में एक दिशा में ही चलें तो उनके चलने से मीडियम में एनर्जी का असमान वितरण हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसी घटना को फिजिक्स में क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। अब देखो बेटे, बात आती है कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड का मतलब होता है जो पैटर्न साफ सुथरा हो और परमानेंट हो। परमानेंट यानी ब्राइट फ्रिंज लगातार उस अपनी पोजीशन पर रहे और ब्राइट रहे, और डार्क फ्रिंज अपनी पोजीशन पर ही रहे और डार्क रहे। ये नहीं कि फ्रिंजेस की जगह बदलती रहे,
है ना, और फ्रिंज चौड़ी बने, साफ बने, है ना, तो ऐसे पैटर्न को फिजिक्स में कहते हैं सस्टेन्ड। ठीक है, यानी क्लियर, विजिबल एंड परमानेंट। ठीक है, ये समझ लो इसका मतलब। तो कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी बेटे जो फ्रिंजेस हैं वो साफ बने, मेजरेबल बने, ब्राइट फ्रिंज परमानेंटली ब्राइट रहे, डार्क फ्रिंज परमानेंटली डार्क रहे, अपनी जगह पर रहे। तो इसके लिए किन शर्तों का पालन करना चाहिए, उन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए 7 कंडीशंस होती हैं। कितनी कंडीशन है? 7। लेकिन आखिरी वाली कंडीशन ही सबसे ज्यादा नेसेसरी है और वही सफिशिएंट कंडीशन भी है। तो मैं पहले तो 7 ही समझा देता हूं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, जरा सुनते जाना। 4 बताऊंगा पहले, है ना, 4 याद करो, फिर 4 लिखवाना, फिर 3 बताऊंगा। पहली है द टू सोर्सेस शुड इमिट द वेव्स कंटिन्यूअसली। बताओ तुम लोग क्या है, कितने सोर्स होने चाहिए? 2, और दोनों वेव्स को कंटिन्यूअसली इमिट करने चाहिए। ठीक, तो पहली कंडीशन याद हो गई, बोलो। द टू सोर्सेस, चारों सुननी है, ध्यान रखना। द टू सोर्सेस शुड emit the waves, emit the waves continuously। क्योंकि आपको पता है 2 सोर्सेस के बिना ये नहीं हो सकता है, 2 वेव के बिना इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, तो दोनों से लगातार वेव्स निकलनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स आइदर शुड बी इक्वल और रफली इक्वल। या तो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर हो, अगर बराबर ना हो तो लगभग बराबर हो, तो आपको अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। बोलो क्या बोला? द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स आइदर should be equal और रफली इक्वल, लगभग बराबर, रफली इक्वल। यह है आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है दोनों सोर्सेस नैरो होने चाहिए। नैरो समझते हो? पतले सोर्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए। द टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो। अगर बेटे पतले या वाइड सोर्स होंगे ना, तो उसके अंदर कई सारे नैरो सोर्स बन जाएंगे। तो कई सारे सोर्स नहीं चाहिए, 2 ही सोर्स हों। इसके लिए सोर्सेस को नैरो होना जरूरी है। द टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो। अगली इंपॉर्टेंट बात, देयर शुड बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स एंड इफ इट इज then it should remain constant with respect to time। दोनों वेव्स के बीच में या तो फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, और अगर फेज डिफरेंस है तो वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बोलो क्या बताया? देयर शुड बी नो फेज डिफरेंस, no phase difference, there should be no phase difference between the two waves, या तो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। एंड इफ इट इज, अगर है भी, एंड इफ इट इज, तो क्या होना चाहिए? इट शुड रिमेन constant, it should remain constant with respect to time, पहले बताओ, चारों कंडीशन याद हो गई? चलो चारों बोल के दिखाओ। पहला बोलो, द टू सोर्सेस शुड इमिट द वेव्स कंटिन्यूअसली। दूसरी बोलो, द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स आइदर शुड बी इक्वल और रफली इक्वल। That sources must be narrow. There should be no phase difference between the two waves
and if it is, it should remain constant with respect to time. अब आ रहा हूं 3 कंडीशन जो रह गई हैं उन पर ध्यान से सुनना। कंडीशन नंबर 5, दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस, जैसे ये पहला सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, S1 और S2, इनके बीच की डिस्टेंस को स्मॉल d कहते हैं। ये बहुत छोटी होनी चाहिए। किस ऑर्डर में? मिलीमीटर ऑर्डर में। द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस शुड बी वेरी स्मॉल, ये याद रखना है। डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस यानी छोटा डी, है ना, छोटा डी बहुत छोटा होना चाहिए है। डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस शुड बी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। इससे फ्रिंज चौड़ी बनती हैं, है ना, तो इससे जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो बढ़ जाती है ऐसा करने से। ये मैं आपको बता रहा हूं, आगे प्रूफ भी करेंगे, ऐसा ही होगा। अगला पॉइंट, अब देखो बेटा, जो हमारी फ्रिंजेस बनती हैं उन्हें एक स्क्रीन पर या एक पर्दे पर बनवाया जाता है लैब में। तो होना क्या चाहिए? ये दो सोर्स हैं, अभी समझाया था, तो इनके बीच का डिस्टेंस तुम्हें याद ही है, ये बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर ऑर्डर का होता है, बाल बराबर डिस्टेंस होता है, स्मॉल डी, है ना, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। अब ये स्क्रीन रखा हुआ है, स्क्रीन माने पर्दा, ये स्क्रीन है। ये स्क्रीन है, क्लियर हो रहा है सभी को? ये स्क्रीन है। तो बेटे, जो सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, ये इसे कैपिटल डी कहते हैं। ये काफी बड़ा होना चाहिए, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी वेरी लार्ज, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर। इससे भी यही फायदा होता है, जो बनने वाली फ्रिंज होती हैं उनकी चौड़ाई काफी बढ़ जाती है, चौड़ी फ्रिंजेस बनती हैं, राइट। तो क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन, बोलो भाई, सोर्स एंड स्क्रीन, इस डिस्टेंस को कहते हैं कैपिटल डी, शुड बी वेरी लार्ज। 6 कंडीशन हो गई। अब ध्यान से समझना, यही सबसे मेन कंडीशन है, इसको याद करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई है, ध्यान से सुनो। द अबव मेंशन्ड 6 कंडीशंस कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय टेकिंग 2 डिफरेंट सोर्सेस। ऊपर जो हमने 6 कंडीशन बताई हैं उनको 2 अलग अलग सोर्स लेके पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर क्या करें भाई? द 2 सोर्सेस मस्ट बी डेराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। इसलिए दोनों सोर्सेस को एक ही पेरेंट सोर्स में से डेराइव किया जाना चाहिए। ऐसे सोर्सेस को फिजिक्स में कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। नाम याद करो, कोहेरेंट सोर्सेस। तो मैं सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूं, बिना कोहेरेंट सोर्सेस के सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल सकता है। तो यही है सबसे नेसेसरी और सबसे सफिशिएंट कंडीशन टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। अब मैं लिख भी रहा हूं, ध्यान से सुनो। द, बोलो पहला सेंटेंस क्या था? द अबव mentioned 6 conditions cannot be fulfilled by taking 2 different sources. So the two sources must be derived
must be derived from a single source, from a single source. Such sources are called coherent sources. Such sources are called coherent sources. ठीक है, तो बच्चों वो सोर्स जो एक ही पेरेंट सोर्स में से बनाए जाते हैं उन्हें कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। डेफिनेशन भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो देखो एक बार मैं नोट में लिख भी देता हूं। द सोर्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सोर्स आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। तो बोलो क्या बोला? द सोर्सेस which are derived from a single parent source are called coherent sources. अब एक सवाल दिमाग में आता है, सर कैसे एक सोर्स में से दो सोर्स आप कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको एक दो तरीका बता भी देता हूं। जैसे बेटे एक सोर्स ये है ना, अब आपने क्या किया, इसके आगे पर्दा लगा दिया, स्क्रीन, और स्क्रीन में दो छोटे छोटे से छेद कर दिए। एक छेद ये है छोटा सा, तो ये S1 बन गया, ये S2। अब S1 में भी यहीं से लाइट आ रही है और S2 में भी यहीं से लाइट आ रही है, तो ये दोनों सोर्स का पेरेंट सोर्स तो एक ही है ना। तो S1 और S2 का पेरेंट सोर्स S है, तो हम S1 और S2 को क्या कहेंगे कि S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कौन से सोर्सेज हैं? कोहेरेंट। इस तरह से कर सकते हैं, है ना। या आपने एक सोर्स लिया, ये मिरर ले लिया, मिरर के सामने एक सोर्स रख दो आप, ये लाइट सोर्स है जो मिरर के सामने रखा हुआ है। अब बताओ इसकी एक इमेज या बन जाएगी। तो ये दोनों सोर्सेस एक ही सोर्स से दो बन गए, है ना। तो दोनों सोर्सेस का ओरिजिन एक ही सोर्स में से हो रहा है, तो S और S' को भी हम क्या कह सकते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस कह सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे तरीके पूरे चैप्टर में आप देखोगे। तो ध्यान रखो, लास्ट लाइन लिख रहा हूं, कोहेरेंट सोर्स इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। कोहेरेंट सोर्सेस के बिना सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो नोट का ये पहला पॉइंट था और नोट का ये दूसरा पॉइंट है। कोहेरेंट सोर्सेस इज द coherent sources is the necessary and sufficient condition, necessary and sufficient condition to obtain sustained interference pattern, to obtain sustained interference pattern। तो इस तरह से बच्चों ये सातों कंडीशन आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले लेक्चर में आपको हमने क्या क्या बताया है? सबसे पहले बताया इंटरफेरेंस क्या होता है। तो एक लाइन में याद कर लो, इंटरफेरेंस का मतलब होता है, बोलो क्या? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कहीं पर एनर्जी ज्यादा होना, कहीं पर एनर्जी कम होना। इस तरह से एनर्जी को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये घटना को इंटरफेरेंस कहा जाता है। अगर ये आप चाहते हैं कि इसमें ब्राइट फ्रिंज परमानेंटली ब्राइट रहे,
और डार्क फ्रिंज परमानेंटली डार्क रहे, तो इसकी 7 कंडीशंस हैं। तो देयर आर 7 कंडीशंस टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, और उनमें सबसे मुख्य कंडीशन है, सबसे मेन कंडीशन है कोहेरेंट सोर्सेस का होना। कोहेरेंट सोर्सेस वो होते हैं जो एक ही पेरेंट सोर्स में से डेवलप किए जाते हैं। अब तुम लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखना, उम्मीद है तुम्हें सारा समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।